हेलो फ्रेंड्स, डिलीवर लो पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपना सीआरपीसी 1973 की धारा आज अपन 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 3 बात करती है आपकी निर्देशों का अर्थ लगाना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, निर्देशों का अर्थ लगाना। इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में पहला पॉइंट देखिए, विशेष के शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ। ठीक है। मजिस्ट्रेट वर्ड का जो निर्देश है वो क्या लिया जाएगा, देखिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक आपको अन्यथा बताया नहीं गया है आपको क्या मतलब लेना है, ये कह रहा है। मतलब आप जब आपको एक बार जो अर्थ बता दिया गया है सीआरपीसी में, ठीक है, तो वो ही अर्थ लिया जाएगा। बार बार आपको उसका अर्थ नहीं चेंज करना है। जैसे आपको बता दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही उसका अर्थ होगा। ठीक है। और केवल मजिस्ट्रेट वर्ड आता है जहाँ पे, ठीक है, तो वो केवल मजिस्ट्रेट वर्ड में दोनों मजिस्ट्रेट आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो चाहे सीजीएम हो। ठीक है। ये बात करता है आपका सेक्शन 3। और इस सेक्शन में याद करने का कुछ नहीं है, केवल जनरल प्रोविजन इसमें बता रखा है। ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आपको, ये अगर मजिस्ट्रेट वर्ड है, ये अगर आपराधिक मैटर देखता है, ठीक है, आपराधिक देखेगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। ठीक है। अगर आपका सिविल देखता है, ठीक है, आप सिविल मैटर देखता है, तो ये कहलाया जाएगा जज। ठीक है। जज वर्ड, जज व्यक्ति कहलाया जाएगा। इसका पहला पॉइंट देखिए, महानगर क्षेत्र के बाहर, जैसे मैं बात करूं आपका, ये महानगर क्षेत्र है। ठीक है। महानगर है। इस महानगर क्षेत्र में इसकी पॉपुलेशन 10 लाख पॉपुलेशन है। 10 लाख पॉपुलेशन होने से काम नहीं चलता। 10 लाख पॉपुलेशन होने के बाद में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको महानगर क्षेत्र डिक्लेयर करती है। तो यही महानगर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है वो मजिस्ट्रेट क्या कहलाता है, आपका महानगर मजिस्ट्रेट कहलाता है। ये बात कर देखिए महानगर क्षेत्र के बाहर। अब ये तो एरिया हो गया महानगर क्षेत्र का। इस एरिया के बाहर ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है, अपन इस एरिया की बात करते हैं, इस वाले, यहाँ पे ये महानगर क्षेत्र के बाहर का जो एरिया है, यहाँ पे अगर किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, तो ये मजिस्ट्रेट क्या कहलाता है, यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। अब वो मजिस्ट्रेट आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, आपका द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, इन्हें अपन न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट, अगर इसी मजिस्ट्रेट को उठा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जेएमएफसी है आपका, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, इस व्यक्ति को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसका महानगर क्षेत्र में। अब यहाँ पे ये जेएमएफसी नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये व्यक्ति कहलाया जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। देखिए, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बात करता है, महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो ये महानगर क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। चलिए आगे समझ में। बी पॉइंट देखिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। अब सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है आपका जेएम, जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होता है। राजस्थान में इसके प्रावधान है नहीं अभी तक, ठीक है,
तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा देखो, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, अगर उसकी नियुक्ति महानगर क्षेत्र के बाहर की जाती है, इस एरिया में की जाती है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। अगर इसी व्यक्ति की नियुक्ति, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसकी नियुक्ति इस महानगर क्षेत्र जो इस गोले के अंदर बंद है, इस महानगर क्षेत्र में नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ पे ये द्वितीय वर्ग महानगर मजिस्ट्रेट नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाया जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेटों की कोई रैंक नहीं होती है। ठीक है, देखिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर, ये वाला महानगर क्षेत्र है, ये सॉरी महानगर क्षेत्र के बाहर है, ये बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में क्या कहलाया जाएगा? अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और महानगर क्षेत्र के संबंध में, यहाँ पे ये महानगर क्षेत्र है, इसके संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? यही व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। सी पॉइंट बात करता है आपका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है आपका, ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उस व्यक्ति की नियुक्ति अगर महानगर क्षेत्र में कर दी जाती है, तो उसका अर्थ क्या लिया जाएगा? उसका निर्देश क्या होगा? उसका निर्देश ये होगा कि ये यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अगर इसी व्यक्ति की नियुक्ति महानगर क्षेत्र के बाहर कर दी जाती है, तो ये व्यक्ति कहलाया जाएगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट, किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर क्षेत्र ये है, महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना, बार बार घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अगर किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में, एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, अगर किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, चाहे से वो आपका जुडिशियल हो, ठीक है, चाहे से आपका वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, प्रथम वर्ग हो, द्वितीय वर्ग हो, कोई सा भी मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, जब तक उस व्यक्ति को महानगर मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र में अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, तब तक वो महानगर मजिस्ट्रेट नहीं कहलाया जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति की नियुक्ति महानगर क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता है, तब वो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा, या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। बस बार बार घुमा फिरा के वही एक बात को कह रहा है ये। किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, अन्य क्षेत्र का मतलब महानगर क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र है आपका, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। अगर इसी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इस अपन बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रति का निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा, अगर इस व्यक्ति को, जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसकी नियुक्ति महानगर क्षेत्र में कर दी जाती है, तो यहाँ पे ये महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अगर यही व्यक्ति अगर महानगर क्षेत्र के बाहर उसको नियुक्त किया जाता है, तो ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। आगे समझ में? डी पॉइंट देखिए, अगर कोई सीजीएम है, ठीक है, कोई सीजीएम है, अगर सीजीएम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर इस व्यक्ति की नियुक्ति महानगर क्षेत्र के बाहर की जाती है, बाहर, ये तो महानगर क्षेत्र है, इस महानगर क्षेत्र के बाहर की जाती है इस सीजीएम की नियुक्ति, तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है। अगर यही व्यक्ति आपका महानगर क्षेत्र के बाहर इसकी नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अगर महानगर क्षेत्र में की जाती है, तो वो क्या कहलाया जाएगा?
CMM क्या कहलाया जाएगा? CMM मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपन नाम बदल जाएगा, व्यक्ति एक है, बस जो जिस पोस्ट पे अपॉइंट है उसका नाम बदल जाएगा। वो शक्ति भी वही है, पावर्स भी वही रहेगी। ऐसे नहीं है कि अपन जहाँ यहाँ पे अपन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसको महानगर क्षेत्र के बाहर उसको नियुक्त कर दिया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? नहीं, पावर सेम रहती है। बस उस एरिया में जहाँ पे उसको अपॉइंट करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बदल जाता है केवल। आगे देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ये बात जो मैंने आपको बताई डी पॉइंट में, वही बात कह रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ठीक है, मतलब सीआरपीसी में जब तक आपको नहीं बताया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जितने भी न्यायालय होता है, चाहे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, चाहे से आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संहिता में, इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमिति में, पारित किसी अधिनियमिति में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मतलब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, ठीक है। नीचे देखिए, बी पॉइंट क्या कह रहा है, नीचे बी पॉइंट देखिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, अब देखो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का प्रावधान भी था पहले 1973 में, के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? देखो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का मतलब यह है कि वहां पे उसका अर्थ क्या लिया जाएगा, ये कह रहा आपको। सी पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को आप बोल सकते हो, जो प्रेसिडेंसी जो टाउन थे आपके, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, अहमदाबाद, ये जो सिटीज थी, इनको प्रेसिडेंसी, यहाँ पे ये पहले ही प्रेसिडेंसी, तो अपन सेक्शन 7 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट वहां पे क्या होते थे, पहले से डिक्लेयर कर रखा था, इसको आप महानगर मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बोल दीजिए या महानगर मजिस्ट्रेट बोल दीजिए। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी और मजिस्ट्रेट, सीपीएम, ठीक है, सीपीएम बोल सकते हो इसको आप, जिसे अपन आज क्या बोलते हैं, सीजेएम बोलते हैं या फिर सीएमएम बोलते हैं, ठीक है। आप इसे सीएमएम भी बोल सकते हो। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमश महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। पहले प्रेसिडेंसी जो आपके टाउन्स थे, तो आज उन वर्ड का मतलब आज क्या लिया जाएगा, जो नीचे कह दिया कि महानगर मजिस्ट्रेट लिया जाएगा या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश होगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया सीएमएम। डी पॉइंट कह रहा है आपको, महानगर क्षेत्र के में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है, और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, ठीक है। बेसिक सेक्शन कह रहे हैं ये। आगे देखिए,
इसका फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है? जहां इस संहिता से भिन्न मतलब सीआरपीसी से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित है। अब देखो इस संहिता से भिन्न, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ, पॉक्सो की बात करूँ, ठीक है? आपकी पीसीएपी इंडिटी की बात करूँ, एसटीएससी की बात करूँ, जो आपकी स्पेशल जो एक्ट्स होते हैं या फिर लोकल जो एक्ट्स होते हैं, तो इस संहिता से भिन्न आपके जो भी एक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट वर्ड दे रखा है, तो उस वर्ड्स का मतलब क्या होगा, उनके कृत्यों के मामले से जो भी संबंधित है, तो वो क्या अर्थ लिया जाएगा? देखिए, जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन या सूक्ष्म परीक्षण का कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति या तो कोई फाइन या पेनल्टीज अथवा अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन जांच या विचारण होने तक की अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, हुई नहीं है उसको, संभावना हो सकती है, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, ठीक है, उसे ट्रांसफर करना होगा, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। कौन करेगा ये सब? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। ये जो पॉइंट आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ये बात करता है आपकी पावर की बात करता है, इसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर्स कहाँ दे रखी है, जनरली आपको पढ़ने को मिल जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, महानगर मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं दे रखी है सीआरपीसी में। तो जनरली लोग यही कहते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर सीआरपीसी में नहीं दे रखी है, और मैं कहता हूँ सीआरपीसी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर्स दे रखी है। इसे आप पावर्स बोल सकते हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर क्या क्या होती है। देखिए, अपने जो अपन जो आर्टिकल 50 पढ़ते हैं, आर्टिकल जो 50 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहता है ना कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। तो ये तो न्यायपालिका के बारे में बात करता है और ये कार्यपालिका के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए, जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, अब जैसे यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे डीएम आएंगे, एडीएम आएंगे, ठीक है, एसडीएम आएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएंगे। तो ये जो इनको कार्यपालक का भार दिया गया है, ठीक है, जैसे कोई दंगा फसाद हो जाता है तो यही व्यक्ति उठ के जाते हैं, ठीक है, उसको दंगे को शांत करने के लिए। ये कोई न्याय नहीं करते, ये कोई न्याय नहीं करते ये व्यक्ति, ये केवल झगड़े को शांत करते हैं, उनको रोकते हैं, ठीक है, शांति भंग को रोकते हैं। न्याय तो कौन करते हैं? ये व्यक्ति करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करते हैं। इनकी कोई ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इनकी ड्यूटी रात को भी लगाई जा सकती है, दिन में, सुबह, रात को, जो भी टाइम, इनका कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे पुलिस वाला को टाइम फिक्स नहीं होता, वैसे इनका भी टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, इनका टाइम फिक्स होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्या करते हैं, सुबह 10 बजे, जब सुबह 10 बजे अपने कोर्ट आएंगे, ठीक है, डेस्क पे बैठेंगे और 5 बजे बाद में क्या करते हैं, अपने घर पे आराम करते हैं, ठीक है। तो ये जो दे रखा है, जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति को क्या बोलते हैं अपन, लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई गन का लाइसेंस देना है, ठीक है, कोई गन का लाइसेंस देना है, अनुज्ञप्ति का अनुदान, ठीक है, या फिर जो लाइसेंस दिया गया है उसका निलंबन करना, ठीक है, या फिर उसको रद्द करना, किया जाना, अभियोजन से मंजूरी या फिर उनको प्रोसिक्यूशन सेंक्शन की रिसीव करना, या फिर अभियोजन वापस लेना, जो विड्रॉल किया जाता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है, वहाँ वे यथापूर्वक के अधीन रहते हुए, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। ये करेंगे कौन? ये सारे करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे डीएम भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाता है, एडीएम भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा, एसडीएम भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो खुद कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता ही है। आगे चलिए, धारा 4। धारा 4 कहता है आपका भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार, ठीक है। मैं आपको जब सीआरपीसी स्टार्ट की थी तब बताया था कि जो आपकी सीआरपीसी है, ठीक है, उसकी प्रोसीजर, सीआरपीसी है, उसमें कौन से ऑफेंस की प्रोसीजर दे रखी है, कौन से ऑफेंसेस की प्रोसीजर दे रखी है,
तो मैंने आपको बताया था कि आईपीसी वाले जितने भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, रेप, ये क्या है, सारे अपराध हैं। तो वहाँ पे आपको अपराधों की क्या नहीं दे रखी है, प्रोसीजर नहीं दे रखी है कि किसी अपराध का अन्वेषण कैसे करेगा, कौन करेगा, कितने दिन में वो चालान पेश करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, कौन अधिकृत है, ठीक है, और उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, ट्रायल कौन करेगा, कौन-सा मजिस्ट्रेट करेगा, अपराध संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, ठीक है? ये सारी बात करता है आपकी सीआरपीसी बात करती है। तो यहाँ पे सेक्शन 4 यही कह रखी है कि जो सीआरपीसी है, वो कौन से ऑफेंसेस की ट्रायल के बारे में बताएगा। तो आईपीसी के ऑफेंस की भी बताएगा और अन्य विधियों की बताएगा, ठीक है? अगर अन्य विधियों में स्पेशल उनकी प्रोसीजर दे रखी है कि हमारे एक्ट के अनुसार उसकी प्रोसीजर करेंगे हम, ठीक है? तो आपके सीआरपीसी की हम सहायता नहीं लेंगे, तो वो अच्छी बात है। अगर किसी एक्ट में किसी ऑफेंसेस की ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल नहीं दे रखी है, तो वो किसके अनुसार होगी? फिर वो सीआरपीसी के अनुसार होगी। सेकंड पॉइंट ये बात कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है आपको कि आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं, उन सब का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कौन करेगा? किसके अनुसार की जाएगी? सीआरपीसी के प्रोविज़न के अनुसार की जाएगी, प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 मतलब ये क्रमांक संख्या है, के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण जो कौन करता है? आईओ करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, पुलिस वाले जो भी व्यक्ति होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो क्या करता है? अन्वेषण करता है, जाँच जो न्यायालय करेगा, विचारण जो न्यायालय करेगा और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। कौन करेगा? जो आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं 1860 के, जो क्रमांक नंबर 45 में जितने भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल किसके अनुसार की जाएगी? सीआरपीसी के अनुसार की जाएगी। इनके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? किसी अन्य विधि के अधीन फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपका पॉक्सो हो गया, ठीक है, पीसीपीएनडीटी हो गया, एनआई एक्ट हो गया, जो भी आपके एक्ट दे रखे हैं, अगर उन एक्टों में उन अपराधों की क्या दे रखी है, ट्रायल दे रखी है, जैसे मैं एनआई की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी बता रखा है कि वहाँ पे कौन सा न्यायालय उस अपराध का विचारण करेगा, ठीक है, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, समनीय होगा, असमनीय होगा, ठीक है। तो ये बात करता है वहाँ का स्पेशल कोर्ट, वहाँ पे स्पेशल एक्ट ने वहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर नहीं बताता तो कोई डर की बात थी ही नहीं। तो फिर किसके अनुसार अपन उस अपराध की ट्रायल करते? सीआरपीसी के अनुसार उस अपराध की ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन जो भी अपन बात करते हैं, वो सारी प्रक्रिया सीआरपीसी के अनुसार की जाती है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, देखिए, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए की जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, व्यावर्ती। व्यावर्ती का मतलब होता है सेविंग क्लोज, इसे आप क्या बोल सकते हो? सेविंग क्लोज बोलते हो। ठीक है, सेविंग क्लोज फिफ्थ क्लोज धारा 5 ये कह रही है कि अगर, देखो, धारा 5 इतनी सी बात करता है कि सीआरपीसी के प्रावधानों से किन किन विधियों को बचा लिया गया है। सेविंग का मतलब क्या होता है? बचाना। मतलब सीआरपीसी के प्रोविजन कहाँ कहाँ लागू नहीं होते हैं? तो सीधी सी बात है, सीआरपीसी के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं एक तो स्पेशल लॉ पर, मतलब विशेष विधियों पर लागू नहीं होता, और एक लागू नहीं होता आपका किस पे? लोकल एक्ट पे। ठीक है, स्थानीय जो विधियां होती है, जो भी स्थानीय विधियां होती है, वहां पे ये लागू नहीं होते हैं। अब आपको कमेंट्स में लिखना है कि आईपीसी में
स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को कहाँ कौन सी डेफिनेशन में परिभाषित कर रखा है। ठीक है, देखिए व्यावर्ती, इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में अगर कोई अभाव है, ठीक है, इस संहिता की कोई बात, सीआरपीसी में कोई भी बात है, तत्समय पर किसी विशेष, मतलब किसी विशेष प्रावधान है, विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय पर किसी अन्य विधि पर, ठीक है, जो उस समय प्रचलन जो भी विधियां थी, अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। आपको तो इतनी सी बात याद करनी है। धारा 5 सेविंग क्लोज के बारे में बात करता है। व्यावर्तियां कहती है कि सीआरपीसी के प्रोविजन से, सीआरपीसी के प्रावधानों से कौन कौन सी विधियों को बचा लिया गया है। तो आपका आंसर आएगा स्थानीय विधि और लोकल विधियों पर सीआरपीसी के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्थानीय विधि, तो मैं आपकी बात करूँ जैसे विशेष विधि, तो आपका जैसे पॉक्सो हो गया, स्पेशल लॉ है, ठीक है। मैं बात करूँ आपकी लोकल लॉ की बात करूँ, स्थानीय विधि की बात करूँ, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल है आपका, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, तो वहां पे ये प्रोविजन जो आपके सीआरपीसी के वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप अपन चलते हैं आगे। धारा 6, धारा 6 क्या बात करता है, देखिए धारा 6 से अपना जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। धारा 6 देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड, अध्याय 2। पहला किसके बारे में बात कर रहा था, अपन चैप्टर भी याद करते चलेंगे साथ में। चैप्टर पहला बात कर रहा था आपका प्रारंभिकता के बारे में, ठीक है। और चैप्टर 2 बात करता है आपका दंड न्यायालयों के और कार्यालयों का गठन। ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे अपन सेक्शन 6 से 25 ए तक, 25 ए तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि पहला दंड न्यायालय कौन से न्यायालय है, ठीक है, और उनका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। दंड न्यायालयों का किस प्रकार से गठन किया जाएगा, देखिए धारा 6, दंड न्यायालयों के वर्ग, दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। उच्च न्यायालयों और देखो, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा धारा 6 में, धारा 6 में क्या परिभाषित कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात, दंड न्यायालय, जो भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, जो दंड न्यायालय के वर्ग है, उसमें कौन सा न्यायालय शामिल है, कौन सा न्यायालय शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्या उच्च न्यायालय दंड न्यायालय है क्या, क्या सुप्रीम जो कोर्ट है आपका, जो उच्चतम न्यायालय, वो दंड न्यायालय है क्या, क्या सेशन न्यायालय दंड न्यायालय है क्या, क्या प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट वाला दंड न्यायालय है क्या, क्या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है क्या, दंड न्यायालय है क्या, इस प्रकार से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो धारा 6 कह रही है दंड न्यायालयों के वर्ग, उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न, मतलब जो आपका हाई कोर्ट है वो दंड न्यायालय नहीं है, ठीक है। मतलब जो हाई कोर्ट आपका खुद जो हाई कोर्ट ही है, वो तो खुद अपने आप में क्या है, एक दंड न्यायालय। इस न्यायालय के अलावा जो भी न्यायालय है, जैसे आपका सेशन न्यायालय हो गया, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का हो गया, या फिर आपका हो गया आपका महानगर मजिस्ट्रेट का हो गया, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का हो गया, आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट का हो गया, ये सारे कोर्ट आपके कौन से होंगे, दंड न्यायालय होंगे। देखिए, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आपका नीचे सेशन न्यायालय, जो आपका जो सेशन कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ये आपका क्या है, दंड न्यायालय है। अब सेशन न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय आते हैं आपके, यहाँ पे आपके एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सेशन न्यायालय जो भी हैं आपके, अब अपर जो सेशन न्यायालय है, अतिरिक्त सेशन न्यायालय, वो भी आपके दंड न्यायालय में आएगा, ठीक है। आपका जो असिस्टेंट जो सेशन कोर्ट होता है, असिस्टेंट जो सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, सहायक जो सेशन न्यायालय होता है वो भी आपका दंड न्यायालय होता है, ठीक है। और इसके प्रावधान अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9 और 10 में,
ठीक है? इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9 और 10 में अपन सेशन न्यायालय के प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। चलूँ आगे? आगे सेकंड पॉइंट बात करता है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट और जो आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये भी क्या है आपके ये भी क्या है आपके दंड न्यायालय है, ठीक है? अब इसके प्रोविज़न अपन कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे? इसमें 2 2 जगह 2 अपन 2 खंडों में पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 11 से लेके अपन 15 तक अपन किसकी बात करेंगे? 11 से 15 में अपन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करेंगे, ठीक है? और 16 से लेके आपका अपन पढ़ेंगे सेक्शन 19 तक अपन महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके नीचे दे रखा है आपका थर्ड पॉइंट दे रखा है द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो आपका सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी क्या कहलाता है आपका दंड न्यायालय कहलाता है, ठीक है? अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में अपन ने पीछे पढ़ लिया है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी जगह पढ़ा था अपन ने, ठीक है? और यहाँ पे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी है, ठीक है? तो ये प्रोविज़न अपन ने कहाँ पढ़ा था? धारा 3 क्लॉज़ 3 का सब क्लॉज़ बी, ठीक है? आगे फोर्थ पॉइंट दे रखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अपन प्रोविज़न कहाँ से पढ़ेंगे? सेक्शन 20, 21, 22, 23, ठीक है? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रोविज़न दे रखे हैं इन सेक्शनों में, ठीक है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कौन-कौन से आपके मजिस्ट्रेट आते हैं आपके? डीएम, ठीक है? एसडीएम, एडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे वर्ग क्या कहलाते हैं? आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कहलाते हैं, ठीक है? ये सारे आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही हैं। नीचे चलिए, आपको जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछना था, वो मैंने क्वेश्चन पूछ सकता मैंने आपको हैंड टू हैंड करवा दिया है, ठीक है? आगे देखिए धारा 7 ये कह रही है आपको प्रादेशिक खंड मतलब टेरिटोरियल डिवीजन। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। जैसे आपका राजस्थान राज्य है, ठीक है? राजस्थान राज्य एक आपका क्या होगा? एक सेशन होगा, ठीक है? तो वहां पे सेशन न्यायालय होगा और सेशन न्यायालय में कौन बैठेगा? सेशन जज बैठेगा। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, जैसे राजस्थान राज्य हो गया, और उसमें सेशन खंड होंगे। एक से ज्यादा सेशन भी हो सकते हैं, ठीक है? वहां पे एडीएम बैठेगा फिर। और इस संहिता के परियोजनों के लिए सीआरपीसी के प्रोविजंस के लिए प्रत्येक सेशन खंड का एक जिला होगा। अब जितने अब सेशन को डिवाइड कर दिया तो एक जिला भी होगा, जैसे अभी 50 जिले कर दिए, ठीक है? तो एक जिला होगा और उसमें क्या होंगे? जिले होंगे। परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, जो महानगर क्षेत्र है, अब जैसे राजस्थान में कौन कौन से महानगर क्षेत्र है, आपको कमेंट्स में लिखना है। 2 जिले आपके महानगर क्षेत्र हैं, ठीक है? उक्त परियोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। जो आपका जो अलग से जो डिवाइड किया हुआ है, वो सेशन खंड या तो खंड होगा या फिर जिला होगा महानगर क्षेत्र के संबंध में। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उससे कंसल्टेशन, यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि यहाँ पे एक तो वर्ड दे रखा है परामर्श, ठीक है? परामर्श। एक होता है आपका सहमति, एक होता है सहमति। तो यहाँ पे वर्ड दे रखा है ओनली परामर्श, सहमति वर्ड नहीं दे रखा है, ठीक है? तो परामर्श क्या होती है? परामर्श अपन बोल सकते हैं राय। राय हमेशा राय रहती है। राय को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता, ठीक है? और बाउंड नहीं होता है। परामर्श हमेशा बाध्यकारी नहीं होती है।
जबकि जो सहमति होती है वो बाध्यकारी होती है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात क्या करेगी? ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है, जैसे अभी कर दी, कुछ जिलों को तोड़ के क्या बना दिया, नया जिला बना दिया, ठीक है। तो उनमें क्या कौन कर सकती है परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, अपनी खुद की मनमर्जी नहीं करेगी, वो पहले उच्च न्यायालय से क्या लेगी, एक कंसल्टेशन लेगी। कंसेंट वर्ड नहीं बोल रहा मैं, कंसल्टेशन वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। नीचे देखिए, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है। किसमें तोड़ सकती है? उपखंडों में भी तोड़ सकती है। जैसे आपका चोमू उपखंड बना दिया, ठीक है, उपखंडों में तोड़ सकती है। और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो खंड में तो कौन बैठेगा? डीएम बैठेगा, ठीक है। और उपखंडों में कौन बैठेंगे? आपके एडीएम भी बैठ सकता है और एसडीएम भी बैठ सकता है, ठीक है। नीचे चलिए, और उनमें सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकती है? आपका राज्य सरकार कर सकती है उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात। फोर्थ पॉइंट देखिए, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय, अगर कोई स्टेट है और इस संहिता के प्रारंभ के समय, संहिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 से ये क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। विद्यमान जो सेशन खंड है, जिले हैं, उपखंड है, इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। ये समझे जाएंगे कि वो आज भी क्या है? इस संहिता के अनुसार प्रचलन में थे, या तो इस संहिता के प्रारंभ में, या तो इस संहिता के प्रारंभ से पहले विद्यमान थे। कोई खंड था, कोई उपखंड था, तो वो ये समझे जाएंगे कि इस संहिता के जो प्रारंभ था उस समय ही वो बनाए गए थे, ठीक है। बेसिक सी बात करता है धारा 7, याद कुछ नहीं करना इसमें। धारा 8 क्या बात करती है? देखिए, धारा 8 कह रही है आपको, लास्ट सेक्शन आज की। धारा 8 कह रही है, महानगर क्षेत्र, जो अपन बार बार कह रहे हैं ना कि महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा। तो महानगर क्षेत्र होता क्या है? देखिए, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे ये एरिया है एक, ठीक है, इस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो लास्ट जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इसकी पॉपुलेशन है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख पॉपुलेशन है। अब ये जैसे ही 12 लाख के अबव, सॉरी 10 लाख के अबव इसकी एरिया की पॉपुलेशन हो जाती है, तो वहां की संबंधित जो राज्य सरकार है वो नोटिफिकेशन अधिसूचना द्वारा इसे क्या डिक्लेयर करेगी? महानगर क्षेत्र डिक्लेयर करेगी, ठीक है, महानगर क्षेत्र डिक्लेयर करेगी। और जिस तारीख को जनसंख्या जिस दिन बढ़ी 10 लाख से, जिस दिन अबव हुई, उस तारीख से नहीं, जिस तारीख से स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा जो तारीख डिसाइड की कि आज से फलाना फलाना तारीख से यह क्षेत्र क्या कहलाया जाएगा? महानगर क्षेत्र होगा, ठीक है। तो उस तारीख से ये महानगर क्षेत्र होगा, ना कि जनसंख्या बढ़ी उस दिन से। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस क्षेत्र में, उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, बताई गई है, विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी जो बड़ा या छोटा हो सकता है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के परियोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। वो क्या होगा? वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र होगा। पहला, जनसंख्या बढ़ने से मतलब नहीं है, जनसंख्या बढ़ने से मतलब नहीं है वहां वो महानगर क्षेत्र कब से कहलाएगा? जब से महानगर क्षेत्र तब से कहलाएगा जिस दिन जनसंख्या बढ़ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तारीख को महानगर क्षेत्र माना है, उस तारीख से ही उस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र अपन मानेंगे।
ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 12 ला वो 10 फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख और 50,000 हुई इस तारीख को, ठीक है? जैसे 11, 5 और 2022 को क्या हुई है इसकी पॉपुलेशन 10,50,000 हो गई, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जो डिक्लेयर किया गया है महानगर क्षेत्र, वो किया है 12/10/2023 से, ठीक है? इस डेट से माना जाएगा, ऐसे नहीं कि इस डेट से माना जाएगा। जो अधिसूचना द्वारा घोषित करती है, उस डेट से महानगर क्षेत्र कौन-सी डेट से होगा, जो डिक्लेयर करती है उस डेट से। सेकंड पॉइंट देखिए, इस संहिता के प्रारंभ से अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, इस संहिता के प्रारंभ से सीआरपी जो 1898 की थी, उस समय आपका कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद, ये जो 4 सिटीज़ थी आपकी, इनको पहले से ही महानगर क्षेत्र घोषित कर रखा था। तो ये समझा जाएगा कि ये आज भी का क्या है आपके महानगर क्षेत्र हैं। इनको बार-बार वो घोषित नहीं करेगा। देखिए, इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कोलकाता, मद्रास और आपका जो अहमदाबाद है, उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित समझे जाएँगे, ठीक है? इनको बार-बार वो क्या नहीं करेगी, महानगर क्षेत्र डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये पहले से क्या है, घोषित है। तो सीआरपीसी में इनको पहले से ही घोषित कर रखा है, तो ये आज भी क्या माने जाएँगे, महानगर क्षेत्र माने जाएँगे। तीसरा पॉइंट देखिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है। वही ऊपर वाली जो बात कर रहा था धारा 7 वाली कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि किसी जो महानगर क्षेत्र है उसकी सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ठीक है? कम भी कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, जैसे खालिस्तान की मांग करते हैं ना कि जनसंख्या बढ़ गई, इतनी सी जगह में जनसंख्या नहीं आ सकती, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि उस एरिया को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है। लेकिन जो इस प्रकार जो परिवर्तन किया जाएगा, वो इस प्रकार से किया जाएगा कि उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे नहीं आनी चाहिए। यही बात करें देखिए, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन जो एरिया में की जा रही है, जनसंख्या में एरिया में की जा रही है, कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए, ठीक है? 10 लाख से कम नहीं रहनी चाहिए, तो फिर वो बाद में महानगर क्षेत्र कब से थोड़ी कहलाया जाएगा, ठीक है? फोर्थ पॉइंट आपको ये कह रहा है कि जहाँ किसी क्षेत्र में महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने, ठीक है? अब घोषित कर दिया, घोषित समझे जाने, अब घोषित करेगा बाद में करेगा और घोषित कौन से समझे गए हैं आपके 4 जो सिटीज़ थी मुंबई, कोलकाता, मद्रास और अहमदाबाद। घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है। अब हो भी तो सकती है जनसंख्या कम, जैसे अभी कोरोना आया, महामारी आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए, ठीक है? या कोई प्रकोप आ जाए, ठीक है? या कोई दैवीय आपदा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वहाँ ऐसे क्षेत्र जनसंख्या कम हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया की पॉपुलेशन 12 लाख थी, कोरोना आया और इसकी पॉपुलेशन रह गई 9 लाख। अब ये महानगर क्षेत्र थोड़ी है, अभी भी ये महानगर क्षेत्र है। कब तक है? जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफ़िकेशन द्वारा अधिसूचना क्या द्वारा डिक्लेयर न कर दे कि ये अब से महानगर क्षेत्र नहीं है। नहीं आया समझ में? बस जनसंख्या कम होती है, तो भी उस डेट से क्या माना जाएगा? महानगर क्षेत्र नहीं माना जाएगा और जनसंख्या बढ़ती है, तो उस डेट को जो डिक्लेयर करता है अधिसूचना में, उस तारीख से माना जाएगा कि वो महानगर क्षेत्र होगा। ठीक है? बढ़ने या कम होने से मतलब नहीं है। वहाँ ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख को देखो आया ना, ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कि इस तारीख से क्या माना जाएगा, ये महानगर क्षेत्र नहीं माना जाएगा। महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जाँच देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया की पॉपुलेशन अब हो जाती है 9 लाख, ठीक है? अब ये महानगर क्षेत्र नहीं है तो महानगर क्षेत्र को जो महानगर क्षेत्र नहीं है इसको डिक्लेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से महानगर क्षेत्र नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहले से कोई केसेज़ पेंडिंग थे, पहले तो ये महानगर क्षेत्र था, लेकिन अब महानगर क्षेत्र नहीं है। तो ये जो पहले महानगर क्षेत्र में जो केसेस पेंडिंग थे, तो ये
केसेस अब कैसे ट्रीट किए जाएँगे, ये केसेस अभी भी वैसे ट्रीट किए जाएँगे कि अभी भी वो क्या है महानगर से क्षेत्र है। अगर केसेस पेंडिंग है तो, अगर नए केसेस आते हैं तो महानगर मजिस्ट्रेट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएँगे। जो पहले से केसेस पेंडिंग है, उन्हीं मामलों में लागू होगा। देखिए, किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जाँच, विचारण या अपील, देखो क्या बात कर रहा है, ओनली इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वर्ड आ रहा है केवल जाँच, विचारण या अपील, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो पहले हो चुका होता है और केसेस क्या होता है न्यायालय में पेंडिंग होता है। तो जो जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होती है, जो न्यायिक कार्रवाई होती है, वो जाँच, अपील और अपील जो आपका विचारण होता है, यही आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सॉरी, आपकी जो ये चीज़ें क्या होती है न्यायालय में पेंडिंग होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो आज वह महानगर क्षेत्र हो। आया कि नहीं आया? फिफ्थ पॉइंट देखिए, जहाँ राज्य सरकार उपधारा 3 ये था, ठीक है? कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन जो कमी और परिवर्तन इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम रह जाए। सीमाओं में जो परिवर्तन किया जा रहा है। जहाँ राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है, अगर महानगर क्षेत्र की सीमा को कम कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने या परिवर्तित कर दिया, वहाँ ऐसी जाँच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, पहले से कोई न्यायालय में पेंडिंग था, आपका अपील हो चाहे से जाँच हो, विचारण हो, ठीक है? ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब वो आज भी कैसे ट्रीट किए जाएँगे, वो आज भी ऐसे ट्रीट किए जाएँगे जैसे वो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेंडिंग है। और ऐसी प्रत्येक जाँच और विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो। ये जो कमी या परिवर्तन हो रही है सीमाओं में, यहाँ पे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है केवल सीमाओं में। ठीक है? और यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, जनसंख्या कम हो जाती है और यहाँ जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ उसकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू।